हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट हुआ था द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसकी दूसरी क्लास है। और जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत इजी एक्ट है। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग पढ़ा था हमने, दूसरा हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं उसमें प्रॉमिसरी नोट की जो है डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जहाँ तक सवाल है, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक है आपका नेगोशिएबल और दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? ए रिटन डॉक्यूमेंट है बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको नोट भी करा दिया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और एक ऐसा दस्तावेज जिससे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक राइट ट्रांसफ़र कर देता है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आसपास जो हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी के कागजात एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, और गाड़ी के कागजात एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएँ। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को, लॉ मेकर्स को ये जो एक्ट है इसमें बताई गई जो बातें हैं वो सभी लोगों पर एप्लीकेबल नहीं करनी है, तो दैट्स वाई उन्होंने सेक्शन 13 में एक टेक्निकल मीनिंग दिया है। अब वो टेक्निकल मीनिंग है कि केवल तीन चीज़ें ही जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानी जाएंगी, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक चेक है और एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रॉमिसरी नोट है। जहाँ तक सेक्शन का सवाल है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, केवल ये तीन चीज़ें ही सेक्शन 13 में लिखी हुई हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसके ऊपर ये एक्ट के जो प्रोविजन हैं वो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन ये जो चौथा है डिमांड ड्राफ्ट, ये आता है बाय प्रैक्टिस। तो अगर हम बात करें तो ये चारों चीज़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारी जो पढ़ाई के दौरान रहेंगी ये चारों चीज़ें हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेंगी। सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन दी हुई है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज पर। सेक्शन 5 में डेफिनेशन दी हुई है, और चेक की जो डेफिनेशन दी हुई है वो सेक्शन 6 में गिवन है। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन का जहाँ तक सवाल है तो वो क्या डेफिनेशन थी वो भी आपके सामने आ रही है। मैंने पिछली क्लास में लिखवा भी थी आपको कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो नोट्स में आपको डेफिनेशन है, नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट की जो विशेषताएं हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी मौजूद हैं हमारे करेंसी नोट में। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम सिटीजन के पास, जिनके पास खाली करेंसी नोट हैं, तो उनके पास कोई राइट अवेलेबल हो जो कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ, आरबीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो दैट्स वाई उसे प्रॉमिसरी नोट की जो डेफिनेशन है उससे बाहर कर दिया गया। अदरवाइज जो हम आगे की जितनी भी तमाम चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी विशेषताएं जो हैं वो प्रॉमिसरी नोट की करेंसी नोट में अवेलेबल होती हैं। तो प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो इंस्ट्रूमेंट वैसे भी राइटिंग में ही होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब मैंने बताया था प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर, यानी मेकर के साइन होने चाहिए, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी आर साइंड बाय द मेकर। और उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करेगा, एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा ओनली, यानी कि मनी के अलावा कुछ भी और नहीं देने का वायदा होना चाहिए। टू और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यानी कि या तो किसी पर्टिकुलर पेई को देगा या उसके ऑर्डर के अनुसार देगा, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है मैंने बता दिया था ये इनऑपरेटिव हैं, यानी कि ये डेफिनेशन में लिखे तो जरूर गए हैं लेकिन इनऑपरेटिव इस वजह से हैं क्योंकि जो आरबीआई का सेक्शन 31 है और 32 है वो इसके ऊपर ओवरराइडिंग सेक्शन है, वो ये लिखता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
जब भी ये वर्ड आए नॉट विद स्टैंडिंग, टेक्स्ट में बहुत बार आएगा, अभी आपका लॉ में भी अब बार बार आता रहेगा। इसका मतलब ये होता है बावजूद इसके, यानी कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि बावजूद इसके कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है। नो पर्सन अदर देन आरबीआई और ए गवर्नमेंट, नो पर्सन अदर देन आरबीआई और गवर्नमेंट कैन इशू सच ए प्रॉमिस नोट विच इज पेबल टू द बियरर, यानी कि प्रॉमिसरी नोट में ये लिखा हुआ जरूर है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो बन गई थी 1881 में बन गई थी, जिस समय अंग्रेजों का शासन काल था। बाद में आरबीआई एक्ट बना तो उसमें सेक्शन 31 और 32 डाल दिया गया और इसकी जो पावर है और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसे खत्म कर दिया गया। अब सर हम क्या करें? अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी आपको यही उतारनी है, लेकिन अगर केस स्टडी आती है और वो लिखता है कि क्या प्रॉमिस नोट बियरर हो सकता है, तो आपको लिखना है कि एट पर सेक्शन 31 या सेक्शन नहीं भी याद है, एट पर आरबीआई एक्ट प्रॉमिसरी नोट इज नॉट पॉसिबल विच इज पेबल टू द बियरर, यानी कि प्रॉमिस नोट एक ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि बियरर पेबल हो। पिछली बार हम लोग नोट्स में ढूंढ रहे थे कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, तो मैं आज आपको दिखलाता हूँ ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है नोट्स में। तो नोट्स आप निकाल लीजिएगा, नोट्स निकाल लीजिएगा। नोट्स में जहाँ पर प्रॉमिस नोट की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती हैं, पेज नंबर अगर मैं बात करूँ कि पेज नंबर कौन सा है, तो पेज नंबर है 12.2। तो वहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट में जी पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा, जी पॉइंट है पेई मस्ट बी सर्टेन, पेई मस्ट बी सर्टेन। तो क्या लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द प्रॉमिस नोट अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। ऑल्दो प्रॉमिस नोट के डेफिनेशन में अलाउड है कि आप बियरर भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन एट पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट ये अलाउड नहीं है। तो एट पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट ए प्रॉमिस नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रॉमिस नोट की डेफिनेशन को। अब बात यह आती है कि ये प्रॉमिस नोट लिखा क्यों जाता है, बात यह आती है कि ये प्रॉमिस नोट लिखा क्यों जाता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉमिस नोट क्यों लिखा जाता है, कि एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कुछ पेमेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दो पर्सन ला रहा हूं, तो एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से जो है पेमेंट लेना है। दो पर्सन है, इनके नाम लिख देते हैं, नामांकन कर देते हैं इनका। इसका नाम है जी राम और इसका नाम है श्याम। सपोज कीजिए इस राम ने, इसके हाथ में थैली है नोटों से भरी हुई, इस राम ने श्याम को जो है पेमेंट किया, यानी कि उधार दिया, लोन दिया, एक लोन दिया, लोन ऑफ रुपीज 10 लाख। ये लोन दिया राम ने श्याम को। क्लियर है? अब राम के पास क्या एक एविडेंस है कि कल को अगर श्याम मुकरने लगा तो राम के पास क्या एविडेंस है जिससे कि वो श्याम से रिकवर कर सके। तो श्याम क्या करता है, श्याम उस एविडेंस को रखने के लिए एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है। श्याम अपने ऊपर एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है। क्या लिखता है कि मैं राम को 30 जून को 10 लाख रुपए वो चुकाने का वचन देता हूं। तो ये जो प्रॉमिस नोट है एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर श्याम 30 जून को, आने वाले 30 जून को 10 लाख रुपए राम के नहीं देता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे, इस एक्ट में पढ़ेंगे कि राम के पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर राम ने बिना प्रॉमिस नोट के श्याम को ये पेमेंट कर देता और श्याम से प्रॉमिस नोट नहीं लिखवाता, तो उस केस में राम के पास कोई लीगल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। अगर श्याम कल को मुकरने लगता कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, मैंने कब आपसे पेमेंट लिया है, तो उस केस में राम के पास कोई लीगल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इस वजह से एक क्रेडिटर जब अपने डेटर को पेमेंट करता है तो डेटर अपने ऊपर एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है कि मैं इसे इतना पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। समझ में आती है बात? तो इस वजह से ये प्रॉमिस नोट लिखा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ।
सर बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह की ट्रांजैक्शन में आता है? जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपको बताई है सेम ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज से भी कंप्लीट की जा सकती है। सेम ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज से भी कंप्लीट की जा सकती है, केवल अपोजिट पार्टी उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज लिखती है। जैसे कि हम इसी में बात कर लेते हैं कि इनके नाम थे राम और श्याम। यहां पे जो नाम था वो था राम और ये था श्याम। अब मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं कि राम ने श्याम को लोन दिया 10 लाख रुपीज का। बिल ऑफ एक्सचेंज के आप न्यूमेरिकल भी करते होंगे अकाउंटेंसी में, 12th में भी है, सीए फाउंडेशन में भी है। तो वहां पर एक ही पैटर्न होता है कि राम ने श्याम को माल बेचा। अल्टीमेटली अगर देखें तो राम को श्याम से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में ये रट जाता है, रूल बना लेते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल बेचता है, सेलर बायर को माल बेचता है, तो सेलर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है बायर के ऊपर। ये एक रूल की तरह मन में आ जाता है आपके। लेकिन बात यह है कि चाहे वो माल बेचे, चाहे वो गुड्स की सप्लाई करे, चाहे वो लोन दे, ठीक है। वहां पर प्रॉमिस नोट में क्या था कि जो लोन लेने वाला है या गुड्स खरीदने वाला है बायर एक तरह से डेटर है और राम एक तरह से क्रेडिटर है। तो जो डेटर है अपने ऊपर या तो प्रॉमिस नोट लिखेगा या इसी ट्रांजैक्शन को दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है कि जो राम है श्याम के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। राम जो है श्याम के ऊपर क्या करेगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। तो ये ट्रांजैक्शन वैसे भी कंप्लीट हो सकती है। तो जैसे आप पढ़ते होंगे कि ड्रॉअर, ये जो राम हो गया इसे ड्रॉअर कह सकते हैं, इसे ड्रॉअर कह सकते हैं। श्याम को ड्रॉई बोला जा सकता है, श्याम को ड्रॉई बोला जा सकता है। अगर डेफिनेशन पढ़ें हम तो डेफिनेशन पर आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या कहती है इस चीज की। इस चीज की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, फटाफट बुक निकालिएगा अपनी और डेफिनेशन जहां पर अभी हम लोग देख रहे थे वो पेज निकालिएगा, फटाफट निकालिएगा, बस 1 मिनट लगेगा। देखिएगा, ये पेज नंबर पैरा नंबर 12.6 है, बिल ऑफ एक्सचेंज। पैरा नंबर 12.6 है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, वहां पर था कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यहां पर क्या है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्योंकि जो डेटर है वो वचन देता है और क्रेडिटर डेटर को ऑर्डर देगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। तो मेकर कौन हो गया यहां पर? जो ड्रॉअर है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, यानी कि एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो ड्रॉई है, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि एक सर्टेन पर्सन को आप पेमेंट कीजिए या उसके आदेशानुसार पेमेंट कीजिए या इसके जो धारक है, यानी कि नाम नहीं लिखा जाएगा इंस्ट्रूमेंट में, जिसके पास भी ये होगा उसी को आप इसका पेमेंट कर दीजिए। ये जो बियरर है, ऑर्डर पेबल है, ये भी एक आध क्लास में आपको समझ में आने लगेंगे टर्मिनोलॉजी। लेकिन मैं यहां पर ये जो बता रहा हूं कि 3 लोग क्या लिखे हैं? एक सर्टेन पर्सन को पेमेंट कीजिएगा या उसके ऑर्डर के अनुसार पेमेंट कीजिएगा या इसके बियरर को पेमेंट कीजिएगा। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास ये एग्जाम्पल था कि राम ने श्याम को लोन दिया। राम ने श्याम को लोन दिया 10 लाख रुपीज का। जो हमने प्रॉमिस नोट में एग्जाम्पल लिया था उसमें श्याम अपने ऊपर है तो प्रॉमिस नोट लिखता है, या हम क्योंकि अब समय बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये एग्जाम्पल रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो क्योंकि हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं
तो यहां पर जो क्रेडिटर है वो डेटर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इन एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, इन राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट वैसे भी राइटिंग में होता है, ठीक है ना, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें क्या लिखा होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा हुआ होगा, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति जो मेकर है वो इसे डायरेक्ट करेगा, साइन बाय द मेकर। क्या डायरेक्ट करेगा, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि 10 लाख रुपए, टू पे, आप पेमेंट कीजिए 10 लाख रुपए, टू ए सर्टेन पर्सन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पेमेंट कीजिएगा, या ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे हम लोग जब हम फाउंडेशन में होते हैं, 12th में होते हैं, तो एक ही तरह का एग्जाम्पल होता है कि राम ने श्याम के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, अपने पास रख लिया, उसके बाद अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं कि राम ने इसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया, या राम ने किसी क्रेडिटर को पेमेंट देना था, तो राम ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया। अब हम एंडोर्समेंट पर आते हैं। देखिए जो लिखा हुआ है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or the order of a certain person, or the order of a certain person, वो क्या चीज है order of a certain person, वो भी देखिएगा आप। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि राम ने श्याम को 10 लाख रुपए दिए, हो सकता है किसी और ट्रांजैक्शन में राम को, ये व्यक्ति है मोहन, ये व्यक्ति है मोहन, और किसी ट्रांजैक्शन में राम को मोहन के 10 लाख रुपए देने हैं, तो राम पहले श्याम से ले और फिर राम मोहन को दे। इससे अच्छा है कि राम श्याम के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे और उसमें मोहन का नाम डाल दे, यानी कि राम श्याम को डायरेक्ट करेगा कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी देंगे आप, यानी 10 लाख रुपए देंगे, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। किसे देंगे, टू ए सर्टेन पर्सन, यानी कि मेरे एग्जाम्पल में मोहन को आप देंगे। लेकिन जैसा फाउंडेशन में न्यूमेरिकल में करते हैं या फाउंडेशन में 12th में आप न्यूमेरिकल में करते हैं, वहां एक ही पैटर्न के न्यूमेरिकल बने रहते हैं, तो उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लीगली रॉन्ग हैं, क्योंकि वहां पर जो आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है वो केवल जनरल एंट्री सिखाने के लिए बताया जाता है, उसका दूर दूर तक लॉ से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐसे समझने के लिए मिलेंगी, आपको सीखने के लिए मिलेंगी, जो आपको लगता होगा कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। मैं लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि वो क्यों पॉसिबल है। तो राम ने श्याम के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, तो नॉर्मली वहां पे तो क्या होता है कि अपने आप को ही राम जो है पेई बना लेता है, पे का मतलब जिसे पेमेंट करना है। लेकिन वैसे 3 पार्टियां हो सकती हैं। राम ने श्याम के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कि श्याम मैं आपको आदेश देता हूं कि आप 10 लाख रुपए मोहन को पेमेंट कीजिए, या मोहन के आदेशानुसार पेमेंट कीजिए। आदेशानुसार क्या होता है कि मोहन ने इस चीज को जो है सोनम को एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब होता है एक तरह से आप ट्रांसफर, जनरल मीनिंग में आप समझ सकते हैं, एंडोर्समेंट में बताऊंगा वैसे यहां पे क्या टेक्निकल मीनिंग है, एक जनरल मीनिंग समझ सकते हैं, सोनम को ट्रांसफर कर दिया। तो राम श्याम को एक इन राइटिंग एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा है कि श्याम मैं आपको आदेश देता हूं कि मोहन को पेमेंट कीजिए, या मोहन के आदेशानुसार किसी और को पेमेंट कीजिए। तो मोहन ने हो सकता है कि राम ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के मोहन को दे दिया हो, अब मोहन ने बाद में सोनम को एंडोर्स कर दिया हो, और ड्यू डेट पर श्याम हो सकता है सोनम को पेमेंट करे। तो ये एक डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताई है। दोबारा से एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लीजिएगा कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to a certain person or the order of a certain person or the bearer of the instrument। इसमें भी बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 90% जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोमिसरी नोट वाली ही हैं, इसलिए इसे अलग से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, वहां पर एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे था। द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, वहां प्रॉमिस मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल था। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रोअर, वहां मेकर कह देते थे प्रॉमिस नोट के उसे
यहां नाम बदल दिया ड्रोअर, बात वही है। द सम कंटेन इन द ऑर्डर मस्ट सर्टेन, वहां पे भी था। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, तो वहां पर भी था। ड्रोअर ड्रॉइंग एंड पे मस्ट बी सर्टेन, यूजुअली सेम पर्सन इज द ड्रोअर एंड पेई, जैसा कि आप न्यूमेरिकल करते वक्त करते भी हैं, जैसे फाउंडेशन में करे होंगे आपने प्रॉमिस नोट के, या 12th में करे होंगे। तो यूजुअली सेम पर्सन द ड्रोअर एंड पेई, नॉर्मली ऐसा होता है लेकिन जरूरी नहीं है। एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। इस चीज को अच्छी तरह समझना, अभी नहीं समझाऊंगा। वहां पर तो लिखा हुआ था प्रॉमिस नोट बियरर ही नहीं हो सकता, यहां पर बियरर हो सकता है लेकिन बियरर ऑन डिमांड पॉसिबल नहीं है। चलिए पहले इसी चीज को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हैं। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम बात करें, दो अलग अलग बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पे ही बात करें कि किसे पेमेंट होना है, ऑन द बेसिस ऑफ पे ही अगर बात करें तो ये दो तरह का होगा, या तो सर्टेन पे ही होगा। सर्टेन पे का मतलब होता है कि नाम लिखा हुआ होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, या होगा बियरर, यानी कि जिसके पास भी होगा, जैसे करेंसी नोट होता है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, तो जिसके पास भी है वही उसका मालिक होता है, और वो आरबीआई के पास अगर जाता है उस नोट को लेके, तो जिसमें भी आपको संतुष्टि होगी, जिसमें भी आप हैप्पी महसूस करेंगे, वो चीज आपको उतने के बराबर में इक्वल दे दी जाएगी। और ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कि कब वो पेमेंट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट, कि वो कब पेमेंट किया जाएगा। इसमें भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, अभी मैं बताऊंगा इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों ही चीजें आपने न्यूमेरिकल करते वक्त भी पढ़ी हुई हैं। और एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, आपने ये दोनों ही चीजें पढ़ी हुई हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम दिस डेट, तो जैसे आप उसकी मैच्योरिटी डेट निकालते थे, तो अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है तो 3 महीने प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के जोड़ते थे। यहां पे भी मैं बताऊंगा एक अलग से यूनिट है उसकी कि डेज ऑफ ग्रेस कैसे जोड़े जाते हैं। तो 2 महीने का है तो 2 महीने प्लस लिखने की डेट से 2 महीने प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि पता है कि मैच्योरिटी डेट कब आएगी। एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मैच्योरिटी डेट नहीं पता होती है। जब भी इसका होल्डर एक वर्ड आ रहा है आपके सामने कि जिसके पास भी है उसे होल्डर भी कहते हैं। अगर ड्रोअर के पास है तो ड्रोअर भी है क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, उस साथ के साथ होल्डर भी है। अगर हम बात करते हैं कि ड्रोअर ने किसी और को एंडोर्स कर रखा है तो उसे पे ही बोल देंगे, और क्योंकि उसके पास है तो होल्डर भी बोल देंगे। तो फिलहाल जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे होल्डर बोलते हैं। तो जो भी होल्डर है जब भी ड्रॉई के पास लेके जाएगा तभी उसे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ऑन डिमांड, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कहीं नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर पेबल नहीं हो सकता। बस ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, यानी कि अगर बियरर है तो उस केस में उसे टाइम उसमें डालना पड़ेगा कि कितने महीने बाद, आज से कितने महीने बाद वो पेमेंट हो। ऑन डिमांड आप नहीं ले सकते, क्लियर है। और अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरीके का है कि ऑन द बेसिस ऑफ पे हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पे जब बात की तो सर्टेन पे, इसे और टेक्निकल भाषा में लिखते हैं ऑर्डर। या तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर पेबल होगा या बियरर पेबल होगा। तो अगर वो ऑर्डर पेबल है तो फिर उसमें डिमांड आ सकता है, यानी कि अगर आपने एक सर्टेन पर्सन का नाम डाल रखा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर पेबल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर वो बियरर है तो डिमांड नहीं हो सकता, यानी कि बियरर और डिमांड दो अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दोनों एक साथ मौजूद नहीं हो सकती। अगर वो ऑर्डर पेबल है, एक सर्टेन पे का नाम डला हुआ है, तो सर्टेन पे का नाम डला हुआ है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। यानी कि सर्टेन पे का नाम डला हुआ है
तो ऑन द बेस ऑफ पेमेंट दोनों ही गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर किसी पेई का नाम नहीं डला हुआ, बियरर है, तो टाइम इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है वो, लेकिन डिमांड इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड, इट मस्ट बी स्टैम्प। अगर लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है तो स्टैंपिंग होना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। साथ ही साथ हम लोग चेक की डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। चेक में भी क्या होता है बेसिकली, देखिए अगले पेज पर है, पार्टी टू द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर होना चाहिए, ड्रॉई होना चाहिए और पेई होना चाहिए। तो ड्रॉअर, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, दैट इज द पर्सन हु मेक द बिल, इज कॉल्ड ए ड्रॉअर। हिज लायबिलिटी सेकेंडरी इन कंडीशन, ये भी छोड़ दीजिए। हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी इन कंडीशन अंटिल द बिल इज एक्सेप्टेड, ये छोड़ दीजिए अभी। ड्रॉई कौन है? द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द ड्रॉई, केवल इतना पढ़िए। पेई कौन है? द पर्सन टू होम मनी इज टू बी पेड इज नेम्ड इन द बिल, ही इज कॉल्ड एज पेई। तो ये तीन पार्टियां होती हैं और कोई भी दो पार्टियों का रोल एक आदमी अदा कर सकता है, यानी कि ड्रॉअर और पेई जो है एक ही व्यक्ति हो सकता है। क्लियर? चलिए देखिए चेक क्या है। चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। आप समझिए क्यों है चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिएगा, इससे तो हम कर देते हैं इधर। चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। माना ये बैंक है, जैसे एक मिनट के लिए हम लोग बैंक का दर्जा दे देते हैं। ये क्या है? बैंक है, छोटा कर लेते हैं इसे। ये क्या है जी? बैंक है। ये है पीएनबी बैंक की एक ब्रांच है, ठीक है। अब एक बंदा लेके आते हैं यहां पर, ये कोई व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? टॉनी। ये कोई व्यक्ति हैं, इनका नाम है टॉनी। क्लियर? अब टॉनी ने अपना बैंक में क्या कर रखा है? डिपॉजिट कर रखा है, डिपॉजिट करा रखी है मनी। अब एक तरीके से अगर ट्रांजैक्शन को देखें तो टॉनी को पीएनबी बैंक से पैसा लेना है। जैसे कोई व्यक्ति, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बिल ऑफ एक्सचेंज करते हुए समझाया था, तो वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो उधार माल बेच रहा है या एक व्यक्ति दूसरे आदमी को उधार दे रहा है। तो यहां पर टॉनी ने अगर पीएनबी बैंक में डिपॉजिट कर रखा है पैसा, तो इसका मतलब है पीएनबी बैंक टॉनी का डेटर हो गया और टॉनी क्या हो गया? पीएनबी बैंक का क्रेडिटर हो गया। बात समझ में आती है? पीएनबी बैंक की जब बैलेंस शीट बनेगी तो टॉनी को क्रेडिटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो टॉनी को पीएनबी बैंक से क्या लेना है? पैसा लेना है। तो टॉनी क्या करता है? एक चेक इशू करता है, और चेक अगर इशू कर रहा है तो इसका मतलब है क्या है कि टॉनी आदेश दे रहा है पीएनबी बैंक को कि इसमें लिखी गई जो रकम है वो आप पेमेंट कीजिए। किसे पेमेंट कीजिए? किसे पेमेंट कीजिए? सपोज कीजिए जो टॉनी ने करा है, जो चेक लिखा है, वो अपने एक दोस्त के फेवर में लिखा हुआ है, वो अपने दोस्त के फेवर में लिखा हुआ है। इसके दोस्त का नाम जो है वो है सोनू। यानी कि टॉनी ने सोनू को एक चेक दिया जो कि ड्रॉ किया पीएनबी बैंक की ब्रांच पर। अब पीएनबी बैंक को यह आदेश दे रहा है कि आप सोनू को इसका पेमेंट कीजिए। तो अगर देखा जाए बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, ऑर्डर देता है, अनकंडीशनल ऑर्डर देता है कि आप इसमें लिखी गई रकम का भुगतान कीजिए टू ए सर्टेन पर्सन or the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो that's why कि जो आपका चेक की परिभाषा है, अगर आप पढ़ेंगे चेक की परिभाषा को तो क्या मिलेगा आपको चेक की परिभाषा में, वो देखिएगा। चेक की परिभाषा में आपको क्या मिलने वाला है? चेक की परिभाषा में
ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है? एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही तो है, यानी कि सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले आते हैं। ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक का ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के ऊपर भी लिखा जा सकता है इंक्लूडिंग बैंकर, लेकिन चेक किसी और के ऊपर नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर ही लिखा जा सकता है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और एक टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। जनरली जो आप पढ़ते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त, वो जो आप पढ़ते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, आज से 3 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद पे बिल होगा। लेकिन मैंने बताया डिमांड भी हो सकता है, लेकिन बिल जो चेक है ऑलवेज ऑन डिमांड होगा। जो भी डेट चेक की लिखी हुई है, अगर मैं आज की डेट में कोई चेक काटता हूं किसी के फेवर में, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि आज से 3 महीने बाद पेमेंट कीजिएगा। एक पीडीसी तो काट सकता हूं, क्योंकि लॉ की नजर में पीडीसी अगर आपने काटा आज से 3 महीने बाद की डेट का काटा, तो लॉ की नजर में तो ये माना जाएगा कि जो आज से 3 महीने की डेट है उस दिन का है ये चेक। क्लियर है? लेकिन एक बार उसमें डेट पड़ गई तो क्या आप उसमें ये लिख सकते हैं कि पेमेंट उस डेट के 10 दिन बाद कीजिएगा या उस डेट के 20 दिन बाद कीजिएगा। सपोज कीजिए कि जो आज की डेट है 18th है, तो आप ये लिख सकते हैं कि 25th से पहले पेमेंट मत कीजिएगा। आप या तो डेट ही 25th की डालें, उससे पहले वो प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता वहां पर, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर उसमें डेट के कॉलम में डेट डाल दी आपने, तो उसमें क्या एडिशनल डायरेक्शन ये दी जा सकती है कि आज से 3 महीने बाद पेमेंट कीजिएगा, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज जिस दिन लिखा जाता है उसकी भी डेट होती है, और ये भी पता होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट में कि कब ये पेमेंट किया जाएगा, फिर 3 दिन उसमें डेज ऑफ ग्रेस के भी ऐड होते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के मुकाबले। तो चेक में एक तो स्पेसिफाइड बैंकर को, और हमेशा ये डिमांड पेबिल होगा, ये कभी भी बियरर पेबिल नहीं हो सकता। एंड इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ट्रंकेटेड चेक क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का चेक क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है चेक की? बड़ी सिंपल सी है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की है सारी की सारी वही है, बस 2 अलग हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, द सम कंटेंट इन द ऑर्डर मस्ट बी सर्टेन, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, ड्रॉअर ड्रॉइंग एंड पे मस्ट बी सर्टेन, इट इज ऑलवेज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर, और इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ए चेक मस्ट कंटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन चेक के लिए एक तो स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती, यानी कि मोहर लगाने की, और जो आपकी स्टैंप पेपर है, या तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, या तो आप प्लेन पेपर पे लिखेंगे, प्रॉमिस नोट को प्लेन पेपर पे लिखेंगे, फिर सरकारी स्टैंप लगाएंगे। ठीक है? तो चेक में स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती और ना ही एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती, जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने न्यूमेरिकल करते वक्त देखा होगा। और मैं यहाँ उसके क्या रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर होगी बात ये? तो ये हो गई चेक की कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टी टू द चेक जो बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है वही होती है ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। अब हमें इसमें चेक में इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है वो पढ़ना है। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज में जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था, ड्रॉअर की लायबिलिटी, ड्रॉई की लायबिलिटी, तो वो हमें नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगी। तो धीरे धीरे करके जो टर्मोलॉजी हैं, जैसे जैसे टर्मोलॉजी आपको क्लियर होती रहेंगी, वैसे वैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज ज़्यादा आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।